गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आईसीटी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे मैं गौरव राठौर आपका स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय बीएससी सेकेंड ईयर फिजिक्स सिलेबस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए हम फिजिक्स बीएससी सेकेंड ईयर के सिलेबस को डिस्कस करते हैं। तो आपका फिजिक्स पेपर क्या होगा? फिजिक्स आपकी क्लास कौन सी होगी? बीएससी सेकेंड ईयर। बीएससी सेकेंड ईयर के सिलेबस के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे आपको 3 पेपर मिलेंगे। पेपर फर्स्ट आपका क्या होगा? फिजिकल ऑप्टिक्स एंड लेजर। मेरे प्यारे बच्चों, पेपर फर्स्ट क्या होगा? फिजिकल ऑप्टिक्स एंड लेजर। इसके लिए आप टेक्स्ट बुक लेना चाहें, टेक्स्ट बुक आप जो लेना चाहें वो कृष्णा पब्लिकेशन, या और अच्छे राइटर को पढ़ना चाहते हैं तो डीएन त्रिपाठी की बुक को आप प्रेफर कर सकते हैं। या और ज़्यादा आप डीप पढ़ना चाहते हैं तो आप ब्रिजलाल एंड एन सुब्रमण्यम फिजिकल ऑप्टिक्स एंड लेजर के लिए जो आपकी बुक्स होगी वो कृष्णा पब्लिकेशन या आप डीएन त्रिपाठी या ब्रिजलाल या एन सुब्रमण्यम की बुक को प्रेफर कर सकते हैं। ये आपका जो पेपर होगा वो 50 मार्क्स को कवर करेगा। ये जो आपका पेपर होगा फर्स्ट पेपर, ये 50 मार्क्स को कवर करेगा। आपका जो पेपर सेकंड जो होगा वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स, ये भी पेपर आपका 50 मार्क्स कवर करेगा। इसके लिए आपकी जो टेक्स्ट बुक होगी, वो आप कृष्णा पब्लिकेशन की बुक को प्रेफर कर सकते हैं या आप के तिवारी की बुक होगी, उसको आप प्रेफर कर सकते हैं। या आप डीएन त्रिपाठी की भी बुक आती है, यहाँ से भी आपको डीएन त्रिपाठी। तो पेपर फर्स्ट हो गया आपका फिजिकल ऑप्टिक्स एंड लेजर। पेपर सेकंड आपका हो जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स। और पेपर थर्ड आपका होगा बेटा, जो आपका होगा एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा। या इसका आप डीपली डिफाइन करना चाहें तो आप ये बोल सकते हैं एलिमेंट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा। ये भी पेपर आपका 50 मार्क्स कैरी करेगा। तो आपके 3 पेपर हो गए। फर्स्ट पेपर आपका फिजिकल ऑप्टिक्स एंड लेजर होगा, सेकंड पेपर आपका होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स, और थर्ड पेपर आपका क्या होगा? एलिमेंट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा। ईच पेपर कैरीज 50 मार्क्स, यानी प्रत्येक पेपर आपका कितने मार्क्स का होगा? 50 मार्क्स का होगा। और लास्ट में जो आपका आता है 50 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होगा। लास्ट में फोर्थ पेपर कह लो, इसमें क्या आएगा? आपका 50 मार्क्स का प्रैक्टिकल होगा। ये आपका क्या होगा? 50 मार्क्स का क्या होगा? प्रैक्टिकल होगा। इसको भी हम चाहें तो डिवाइड कर सकते हैं 3 + 10 + 10, ये कैरी करेगा आपका 50 मार्क्स। 30 मार्क्स के आपके 15 नंबर के 2 प्रैक्टिकल्स होंगे, 10 नंबर का आपका वाइवा होगा और 10 नंबर का आपका रिकॉर्ड देखा जाएगा। तो ये आपका सिलेबस रहा, टेक्स्ट बुक रही। आप इसी के अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी को शुरू कर सकते हैं।
किसी को यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि हमें 3 पेपर्स को पढ़ना है फिजिक्स में, फिजिकल ऑप्टिक्स एंड लेजर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स, और आपका जो थर्ड पेपर होगा एलिमेंट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स एंड एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा। तो ये 3 पेपर्स होंगे, ये 50 मार्क्स के हो गए। और 50 नंबर का जो आपका प्रैक्टिकल होगा उसको भी 30 + 10 + 10 मार्क्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। और जो 30 मार्क्स होगा ये 15 + 15 यानी ईच प्रैक्टिकल 2 प्रैक्टिकल्स होंगे जो 15 मार्क्स के होंगे, प्लस 10 नंबर का आपका वाइवा होगा और 10 नंबर का आपका क्या होगा, रिकॉर्ड होगा। आपको सेपरेटली थ्योरी में अलग और प्रैक्टिकल में अलग पास होना होगा, तभी आप पास होंगे, तभी आप नेक्स्ट क्लास में प्रमोट किए जा सकते हैं। 15 + 15 यहाँ पे आपको टोटल समझ गए होंगे। हमारा जो पेपर्स होगा वो टोटल कितने मार्क्स का होगा, वो पेपर भी हमारा टोटल कितने मार्क्स का होगा, 50 + 50 + 50 टोटल 200 मार्क्स का होगा। तो आपका जो फर्स्ट पेपर है, जो पेपर फर्स्ट है आपका, पेपर फर्स्ट आपका क्या है उसी के बारे में आज हम लोग डिस्कस करते हैं। पेपर फर्स्ट आपका जो है उसका नाम था फिजिकल ऑप्टिक्स एंड लेजर्स, आप कह सकते हो। यहाँ पे 4 यूनिट होंगी। यूनिट फर्स्ट आपकी जो होगी इंटरफ्रेंस ऑफ लाइट। सेकेंड यूनिट आपकी जो होगी, यूनिट फर्स्ट थी आपकी भैया ये, यूनिट सेकेंड जो आपकी होगी वो आपकी डिफ्रैक्शन हो जाएगी, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। यूनिट थर्ड आपकी जो होगी वो आपकी पोलराइजेशन ऑफ लाइट। एंड फोर्थ यूनिट जो होगी आपकी, उसमें आप लेजर के बारे में पढ़ेंगे। तो ये 4 यूनिट्स हैं। पहली यूनिट जो आपको कवर करेगी वो इंटरफ्रेंस ऑफ लाइट के बारे में, सेकेंड यूनिट जो आपकी होगी डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में, और थर्ड यूनिट जो होगी वो पोलराइजेशन ऑफ लाइट, एंड फोर्थ यूनिट इज अ लेजर। तो ये 4 यूनिट होंगी और टोटल आपका मार्क्स कितना होगा, आपको 50 मार्क्स। बहुत ही अच्छा पेपर है। थ्योरेटिकल पार्ट इसमें आपको ज़्यादा मिलेगा, आप इसमें बहुत अच्छे से मार्क्स गेन कर सकते हैं। बहुत कम मेहनत करके आप अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं, लेकिन रेगुलर आपको इस टॉपिक को पढ़ना होगा। आपका जो सेकंड पेपर है, सेकंड पेपर को भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे, वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आइए हम लोग फिजिकल ऑप्टिक्स एंड लेजर की फर्स्ट यूनिट जो है इंटरफ्रेंस ऑफ लाइट, उसके बारे में हम लोग कुछ पढ़ते हैं। तो इंटरफ्रेंस ऑफ लाइट को पढ़ते हैं। इंटरफ्रेंस ऑफ लाइट क्या होता है, तो आपने सबसे पहले कॉर्पोरेट थ्योरी, न्यूटन की जो कॉर्पोरेट थ्योरी होती है उसके बारे में पढ़ा होगा। अर्थात जो फिनोमिना थे, आपने 2 तरीके की फिनोमिना पढ़े होंगे। एक आपका रे फिनोमिना था, या रे ऑप्टिक्स बोल लो, मैंने डिस्कस किया था प्रीवियस क्लास में, और वेव ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स दोनों में डिफरेंस क्या था, मैंने बताया था। रे क्या होती है, रे ऑप्टिक्स में ये माना गया था रे क्या होती है। अब जब भी हम लोग डिस्कस करेंगे फिजिकल ऑप्टिक्स में या रे ऑप्टिक्स में, तो हम लोग लाइट के बारे में ही डिस्कस कर रहे होंगे, ठीक है। तो रे क्या होती है, रे इज अ नथिंग। रे आपका क्या है, कुछ नहीं है। आप इसको बोलना चाहो तो इसको एक वर्ड में कह सकते हो, रे इज नथिंग। बट होती क्या है ये, तो रे इज अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। रे ये बताती है कि जो लाइट प्रोपोगेट हो रही है वो पर्टिकुलर किस डायरेक्शन में प्रोपोगेट हो रही है। तो आप बोल सकते हो सिंपली, रे इज अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। लाइट पर्टिकुलर किस डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रही है। अब वो स्ट्रेट लाइन में चल रही है, स्ट्रेट लाइन में चल रही है, वो या इस फॉर्म में चल रही है। इसके बारे में 2 कन्फ्यूजन हुए। सबसे पहले ये जो मोशन के बारे में बताया था कि रे जो है चलती है, स्ट्रेट मोशन करती है, इसके बारे में सबसे पहले न्यूटन ने बताया था। न्यूटन की कॉर्पोरेट थ्योरी थी। न्यूटन एक मैकेनिक्स के साइंटिस्ट थे। उन्होंने लॉ ऑफ इनर्शिया आपने पढ़ा था कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, अगर मूव करती है तो मूव करती रहेगी, जब तक कि हम उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स
नहीं लगाएंगे। तो ये लॉ ऑफ इनर्शिया था, उन्होंने इसके ऊपर अप्लाई किया। अगर कोई ऑब्जेक्ट है, मान लेते हैं यहाँ पे हमारा कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, उसके पास क्या होगी, अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो उसके पास क्या होगी, वो ऑब्जेक्ट कैसा होगा, एज अ सोर्स ऑफ लाइट होगा। इसके पास क्या होगी भैया, एनर्जी होगी। और दूसरी प्रॉपर्टी होती है लाइट रे की कि वो क्या कर सकता है, अपने साथ एनर्जी को ले जा सकता है और वो क्या कर सकता है, ट्रेवल कर सकता है। अगर यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट होगा, जब यहाँ पे स्ट्रेट ये जाएगा, इससे टकराएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, अपनी एनर्जी को ट्रांसफर करेगा और ये क्या करेगा, मोशन में आ जाएगा, अर्थात यहाँ पे जो पार्टिकल्स होंगे वो मोशन में आ जाएंगे। या आप सिंपल ये कहना चाहें तो ये आपका क्या हो गया, सोर्स एज अ लाइट। हम मान लेते हैं यहाँ पे हमारे पास कोई मोमबत्ती रखी हुई है, ये आपके पास मोमबत्ती है, ये जल रही है। तो अगर हम यहाँ पे क्या करें, इसके सामने अगर कुछ होगा, मान लेते हैं ये स्क्रीन है, यहाँ से रेज चलेंगी जाके, तो ये क्या करेंगे, स्क्रीन पे टकराएंगे, तो हम यहाँ के ऑब्जेक्ट को देख पाएंगे। तो ये सब जो इसका नेचर के बारे में बताया था कि रे के बारे में जो चल रही होगी, ये न्यूटन के द्वारा बताया गया था। लेकिन न्यूटन ने की थ्योरी फेल हो गई। फेल क्यों हो गई, न्यूटन ने बताया अगर कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट जा रहा है तो उसकी सिर्फ यहीं पे ब्राइट होगा। अगर यहाँ पे कोई दूसरा सोर्स रख दें तो यहाँ से हो सकता है वो ब्राइट हो, यहाँ से लाइट पहुंची यहाँ पे तब ये ब्राइट है, दूसरे सोर्स से पहुंची तब ये ब्राइट है। लेकिन हो सकता है वो इस तरीके से ना जा रहा हो, उसकी डायरेक्शन कुछ और हो चलने की। तो ये क्या होगा, जब यहाँ पे दोनों स्पॉट जब आपस में टकराएंगे, हो सकता है यहाँ पे पूरी तरीके से डार्क हो। अर्थात इनके कहने का तरीका क्या था, मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था आपको विंडो का एग्जांपल लेके कि लाइट जो है रे के फॉर्म में, रे के साथ साथ वो वेव के फॉर्म में चलती है। तो जो तरीका था रिप्रेजेंटेशन ऑफ लाइट का, वो किस फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया, वो हाइगन्स के द्वारा रिप्रेजेंट किया। हाइगन्स ने बताया कि भैया जो लाइट ट्रेवल करती है वो वेव के फॉर्म में चलती है। लेकिन हाइगन्स वेव भी हमारी दो तरीके की होती हैं। एक हमारे पास क्या होती है, ट्रांसवर्स वेव्स। इन वेव्स को क्या बोलते हैं, इन वेव्स को क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। ये आपकी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं और ये आपकी क्या है, ट्रांसवर्स वेव्स हैं। तो कुछ फिनोमिना लाइट के जो दिए गए वो एज अ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, जैसे रिफ्लेक्शन हो गया, ठीक है। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या होती है, प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। जिस डायरेक्शन में लाइट प्रोपोगेट कर रही है, जो पार्टिकल है मीडियम के, वो भी उसी डायरेक्शन में अगर प्रोपोगेट कर रहे हैं, तो दिस वेव इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। बट सेकेंड की बात करें, हम ट्रांसवर्स वेव की बात करें, ये क्या हो गई, प्रोपोगेशन ऑफ लाइट हो गई। जिस डायरेक्शन में लाइट प्रोपोगेट कर रही है, मीडियम के कण उसके परपेंडिकुलर मोशन कर रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांसवर्स वेव बोलेंगे। तो लाइट का रिप्रेजेंटेशन कहीं पे उसको ट्रांसवर्स वेव माना गया, कहीं पे लॉन्गिट्यूड वेव्स माना गया। तो हाइगन्स की जो थ्योरी थी, उन्होंने लाइट वेव्स को क्या माना था, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स मान के रिप्रेजेंटेशन उनका कराया। कौन सा फिनोमिना दिखाया उन्होंने, उनके फिनोमिना से जो दिखाया गया वो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हो गया और आपका रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अर्थात ये कोई हमारे पास सरफेस है, अगर इस पे लाइट पड़ेगी तो इस तरीके से वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ये क्या था, रिफ्लेक्शन था। अगर वो हमारा सरफेस क्या है, अगर पेंटेड नहीं है, अगर हमारा सरफेस जो है ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसपेरेंट ये मान लेते हैं अदर मीडियम, यहाँ पे आपकी क्या है, एयर है, यहाँ पे आपका क्या हो गया, ग्लास हो गया, तो लाइट यहाँ पे जाएगी तो ये क्या हो जाएगी, अगर यहाँ पे हम नॉर्मल डाल दें तो ये क्या हो जाएगी, बेंड हो जाएगी। अगर ये मीडियम आपका ये ग्लास होता, ये एयर होता, तो ये क्या होती, नॉर्मल से कुछ दूर जाती। ये क्या था आपका, ये फिनोमिना क्या था, ये फिनोमिना आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट था। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में जो आपने देखा, जो उसका डिस्क्रिप्शन किया गया, वो किस आधार पे किया गया, रे नेचर को मान के। लाइट को क्या माना गया, रे माना गया। लेकिन आपके जो अदर रे के बाद, यानी रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बाद जो फिनोमिना आते हैं, इंटरफ्रेंस हो गया आपका, डिफ्रैक्शन हो गया और आपका पोलराइजेशन हो गया, इन सब फिनोमिना को जो माना गया है वो वेव नेचर माना गया है। वेव नेचर मान के उनको डिफाइन किया गया है। तो ये हम लोग प्रीवियस क्लास में ये सब पढ़ चुके हैं कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। यहाँ पे क्या होता है, या तो लाइट यहाँ पे क्या हो रही होगी, ये सरफेस पे पड़ेगी, तो पड़ने के बाद क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो सकती है, रिफ्लेक्ट को आप आर मान सकते हो। या तो क्या होगी, अगर ये कोई सरफेस है, या तो इसके द्वारा क्या हो सकती है, एब्जॉर्ब हो रही होगी। अगर एब्जॉर्ब नहीं हो रही होगी, अगर हमारा ऐसा कुछ सरफेस है, तो क्या हो रही होगी, ट्रांसमिट हो रही है। तो तीन इवेंट हो सकती हैं, या तो लाइट क्या होगी भैया, रिफ्लेक्ट होगी, या तो एब्जॉर्ब होगी, या तो क्या होगी, ट्रांसमिट होगी। ये कंडीशंस हो सकती हैं और ये सारी की सारी जो मानी गई हैं, वो फिनोमिना कौन सा फिनोमिना था, रे ऑप्टिक्स था।
अब रे ऑप्टिक्स ही सफिशिएंट नहीं था, जो अगला फिनोमिना आया वो वेव ऑप्टिक्स आया कि जो लाइट ट्रेवल करती है वो एज अ वेव के फॉर्म में ट्रेवल करती है। वो वेव्स कैसी होती हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। वो वेव्स कैसी होती हैं? EM वेव्स होती हैं। और इनकी रेंज क्या होती है भैया? 400 nm से 7000 nm, या आप इनको ये बोल सकते हो 4000, नियर अबाउट 4000, अप्रॉक्सीमेटली 4000 एंगस्ट्रॉम से लगभग 7800 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, ये क्या है? विजुअल रीजन। ये क्या कहलाता है? विजुअल रीजन, अर्थात इस रेंज में अगर कोई ऑब्जेक्ट है उसी को हम देख सकते हैं। इसके ऊपर क्या है, इसके नीचे क्या, उसको हम देख नहीं सकते हैं। ये कहलाता है विजुअल रीजन। और इसकी जो डिस्कवरी हुई थी वो न्यूटन के द्वारा की गई थी। न्यूटन ने बताया था कि इस रेंज में ही अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा है तो उसको हम देख पाएंगे। चलिए भैया हम वेव ऑप्टिक्स को भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। वेव ऑप्टिक्स में क्या था? हाइगन्स ने माना कि लाइट जो ट्रेवल करती है वो वेव के फॉर्म में चलती है। लाइट जो चलती है वो किस फॉर्म में चलती है? वेव्स के फॉर्म में चलती है। अब जब लाइट जो है वेव्स के फॉर्म में चलेगी, वेव्स के फॉर्म में चलेगी, तो अब वेव्स के फॉर्म में जब वो चल रही होगी तो अपने साथ क्या लेके जाएगी भैया? अपने साथ कुछ ना कुछ एनर्जी लेके जाएगी। अब जब वो एनर्जी लेके जाएगी, अब क्या होगी? वो जाएगी किसी ऑब्जेक्ट को हीट करेगी जाके। मैंने कल एग्जांपल आपको दिया था, एक विंडो सेल बनाई थी। ये विंडो सेल थी, यहाँ पे सन रेज क्या हो रही थी? यहाँ पे पहुँच रही थी। ठीक है, अगर विंडो सेल यहाँ पे, अगर मैंने माना था कि सन यहाँ पे, विंडो सेल इधर लगी, तब भी यहाँ पे लाइट पहुँच रही होती। यहाँ पे मैंने दूसरा बना दिया था रूम, यहाँ से लाइट अगर ऐसे पहुँच रही होती है तब भी यहाँ पे लाइट आपको पहुँचती है। तो उसका इस तरीके से हो जाता है रिप्रेजेंटेशन। या मैंने आपको बताया था वाटर की वेव्स के बारे में बताया था। वाटर वेव्स क्या थी? इस तरीके से वाटर वेव्स थी। तो यहाँ पे भी क्या था उनका? ये एम्पलीट्यूड, और ये कहलाएगा, इसका फेज क्या था? π/2, इस तरीके से था, मैंने बताया था। तो यहाँ पे जो पहुँचेगी सेम फेज में पहुँचेगी। ठीक है, मैंने आपको वेव फ्रंट के बारे में बताया था। वेव ऑप्टिक्स के बारे में सबसे पहले हम वेव फ्रंट के बारे में जानेंगे कि वेव फ्रंट क्या होता है। भैया वेव फ्रंट क्या होता है? अगर मीडियम के सारे पार्टिकल सेम फेज में हैं, हम एक कोई ऐसा सरफेस ले रहे हैं जिसमें सारे ऑब्जेक्ट ऐसे हैं जिनकी फेज क्या है? π/2 है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? वेव फ्रंट बोलते हैं। वेव फ्रंट क्या कहलाता है? अगर हम मीडियम में कोई एक ऐसा सरफेस ले रहे हैं जिसमें प्रेजेंट सारे पार्टिकल किसमें है? सेम फेज में है, तो उसको हम बोलेंगे वेव फ्रंट बोलेंगे। वेव फ्रंट जनरली 3 प्रकार के होते हैं। वो उसके 3 प्रकार कौन कौन से होते हैं? सिंपली तो मैंने 2 प्रकार का ही बताया था आप लोगों को। पहला वेव फ्रंट आपका क्या था? अगर हमारा पॉइंट, अगर सोर्स जो है भैया, सोर्स आपका कैसा है? पॉइंट सोर्स है। सोर्स कैसा है भैया? पॉइंट सोर्स है, अर्थात ये पॉइंट सोर्स हो गया तो इसकी वेव्स ऐसी कुछ होंगी। अगर ये पॉइंट सोर्स होगा तो हमारा जो वेव फ्रंट होगा वो कैसा होगा? वो कैसा होगा? स्फेरिकल होगा। अगर हमारा पॉइंट सोर्स है तो वेव फ्रंट उसका कैसा होगा? स्फेरिकल होगा। दूसरा, अगर हमारा लाइन सोर्स है, अगर इसको हम डिफाइन करना चाहें, इसको बनाना चाहें तो कैसे बना सकते हैं? कल मैंने डिस्कस किया था। कल की क्लास आप लोगों को अब ICT एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी। कल मैंने इसको बताया था कि ये आपका सेंटर हो गया। यहाँ से क्या होंगी? वेवलेट्स निकलेंगी जो क्या करेंगी? सेकेंडरी सोर्स का निर्माण करेंगी। वो ऐसे कुछ होगा। हम यहाँ पे क्या डालेंगे? टेंजेंट डालेंगे, तो टेंजेंट इस पे इस तरीके से कुछ पड़ेगा। ये क्या करेगा फिर? न्यू सोर्स का। तो इसका जो भैया जो बनेगा वेव फ्रंट वो कैसा होगा? स्फेरिकल होगा। अगर हम लाइन की बात करें, अगर हमारा सोर्स कैसा है? लाइन है, या हमने फूल माले का एग्जाम्पल आपको दिया था, ये आपका लाइन सोर्स हो गया। अगर इसमें हम फूलों को ऐसे डाल रहे हैं तो इस तरीके से कुछ होगा जाके, ये आपका क्या हो जाएगा? एज ए सोर्स वर्क करेगा। अब हम क्या करेंगे? इस पर टेंजेंट डालेंगे, तो ऐसे हम टेंजेंट नहीं डाल सकते, अब इस तरीके से टेंजेंट डालेंगे। अब ये क्या करेगा? सेकेंडरी सोर्स का निर्माण कर देगा। सेकेंडरी सोर्स आपका होगा। अब यहाँ पे फिर टेंजेंट डाल सकते हैं। तो ये आपका जो होगा वेव फ्रंट कैसा होगा? सिलेंड्रिकल होगा। और ये आपका कैसा होगा? स्फेरिकल होगा। और थर्ड केस आती है। थर्ड केस में आप देख लीजिए, थर्ड केस था, अगर ये आपका सोर्स है, हम यहाँ पे कोई एक आर्क मान रहे हैं, ये 1 सेंटीमीटर की आर्क है, जैसे जैसे इससे हम दूर जाते चले जाएंगे ये वेव फ्रंट आपका क्या हो जाएगा? प्लेन वेव फ्रंट हो जाएगा। यानी सोर्स से दूर जाने पर वेव फ्रंट जो होगा वो आपका कैसा होगा? प्लेन वेव फ्रंट होगा। प्लेन वेव फ्रंट को मैंने बनाया भी था इस तरीके से। ये आपका प्लेन वेव फ्रंट इस तरीके से कुछ होगा। कल मैंने आपको डिफाइन किया था इस तरीके से। जैसे जैसे जाएंगे, ये पहला हो गया, दूसरा हो गया, ये आपका होता है प्लेन वेव फ्रंट। ये आपका क्या है? ये आपका स्फेरिकल हो जाएगा। और ये आपका थर्ड क्या हो जाएगा? सिलेंड्रिकल हो जाएगा। तो वेव फ्रंट क्या होता है? मैंने वेव फ्रंट के बारे में जाना कि वेव फ्रंट क्या होता है भैया। अगर मीडियम में प्रेजेंट सारे पार्टिकल
सेम फेज में है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे हम वेव फ्रंट बोलेंगे। वेव फ्रंट जनरली 3 तरीके का होता है। पहला आपका हो जाएगा प्लेन वेव फ्रंट, दूसरा आपका क्या हो जाएगा, स्फेरिकल हो गया, और तीसरा आपका क्या हो जाएगा, सिलेंड्रिकल हो जाएगा। तो थोड़ा हम हाइगन्स की थ्योरी पर भी नज़र डाल देते। हाइगन्स की थ्योरी यही था कि लाइट जो चलती है वेव्स के फॉर्म में चलती है। जब वो वेव्स के फॉर्म में चलेगी तो अपने साथ एनर्जी कैरी करके जाएगी, और उन्होंने मीडियम में एक हाइपोथेटिकल मीडियम की परिकल्पना की थी। वो हाइपोथेटिकल मीडियम क्या था आपका, ईथर। ईथर का नाम आपने सुना था। वो हाइपोथेटिकल मीडियम क्या था आपका, ईथर था। ईथर उन्होंने माना था कि ईथर मीडियम में सभी जगह पे प्रेजेंट होता है। जब इस पे लाइट रेज पड़ेगी, रिफ्लेक्ट होगी, लाइट रेज आई, ये मान लेते हैं हमारे पास मीडियम है कोई एक, यहाँ पे आई लाइट रे पड़ी इस पार्टिकल पे और क्या हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई। रिफ्लेक्ट होने के बाद ये हमारी आंखों पे रेटिना पे पड़ेगी, जिससे हम किसी ऑब्जेक्ट को आसानी से देख पाते हैं। ये इनकी थ्योरी थी। और इन्होंने क्या बताया था, सेकेंडरी सोर्स का निर्माण करते हैं। इस तरीके से इनकी थ्योरी में थी कि कोई सोर्स है, वहाँ से जब वेव्स चलेंगी तो ये क्या करेंगी, सेकेंडरी सोर्स का निर्माण करेंगी। यहाँ से ये चलेंगी, फिर ये सेकेंडरी सोर्स का निर्माण करेंगी, सेकेंडरी वेवलेट जिनको बोला गया था। तो इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसी फिनोमेना को लेके अब बाद में हमने वेव फिनोमेना को लेके इंटरफ्रेंस ऑफ लाइट डिस्कस किया गया। इंटरफ्रेंस ऑफ लाइट यही था जो न्यूटन की थ्योरी थी। न्यूटन ने क्या बताया था भैया, न्यूटन ने बताया था कि लाइट जो चलती है वो वेव के फॉर्म में, रे के फॉर्म में चलती है। वो इस तरीके से मान लेते हैं, ये हमारे पास कोई दीवार है, यहाँ पे आपकी लाइट है और यहाँ जाके दीवार को हिट कर रही है, यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट को देख पा रहे हैं। एक कोई दूसरा सोर्स हो गया, यहाँ से लाइट जा रही तब भी आप इसको देख पा रहे हैं। लेकिन अगर इनकी फेज बदल गई, इनकी फेज अलग अलग है, तो यहाँ पे जब ये पहुँचेंगे जाके, अगर इनकी फेज सेम नहीं है तो यहाँ पे जब वो पहुँचेंगी जाके, तो ये आपका कोई ज़रूरी नहीं कि ये ब्राइट हो, ये आपका क्या ब्राइट कोई ज़रूरी नहीं है, ये आपका डार्क भी हो सकता है। तो इसलिए इसको रे नेचर का रिप्रेजेंटेशन था वो हाइगन्स ने सही नहीं माना था। उन्होंने जो इंटरफ्रेंस ऑफ लाइट को डिस्क्राइब किया वो वेव नेचर को ही लेकर डिस्क्राइब किया। इंटरफ्रेंस ऑफ लाइट यही था। इंटरफ्रेंस ऑफ लाइट को आप डिफाइन करना चाहें, व्हेन टू आर मोर वेव्स having same amplitude and same frequency travels in a medium, then the superposition of waves के superposition के कारण the intensity of light at some point is maximum and at some point this minimum। ये क्या होती है, कुछ स्थानों पे मैक्सिमम हो जाती है, कुछ स्थानों पर मिनिमम होती है। जिन स्थानों पे मैक्सिमम होती है वहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस होते हैं, और जहाँ पे लाइट मिनिमम होती है या जीरो होती है उसको हम बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस। क्या बोलते हैं, डिस्ट्रक्टिव। समपोषी या विनाशी का नाम आपने सुना होगा। तो इंटरफ्रेंस क्या होता है, जब दो या दो से अधिक समान आवृत्ति और आयाम की तरंगे एक ही दिशा में ट्रेवल करती हैं, चलती हैं, तो उनके अध्यारोपण से कुछ स्थानों पर प्रकाश की तीव्रता अधिकतम होती है और कुछ स्थानों पर प्रकाश की जो तीव्रता होती है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट मिनिमम होती है, जीरो होती है। इसी इवेंट को हम क्या बोलते हैं, इंटरफ्रेंस ऑफ लाइट बोलते हैं। इंटरफ्रेंस ऑफ लाइट दो तरीके का होता है, एक हमारा समपोषी जिसको कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस बोलते हैं,